आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ईरान आज भी अपने उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर लड़ रहा है, अपने उसूलों को बचाने के लिए, अपने सिद्धांत को बचाने के लिए। क्यों लड़ते रहना है? क्यों दुश्मन बनाने हैं? क्यों? अपनी गैरत को बचाया जाए, अपनी इज्जत को बचाया जाए, अपनी संप्रभुता को बचाया जाए और अपनी उस हमीयत और खुददारी को बचाया जाए जिसके लिए ईरान लड़ रहा है। अबे दुबे जी, क्या ये स्टैंड नहीं है कि भारत बहुत कॉशियसली दोनों ही तरफ से चल रहा है? आप लोग एक तरफा तरीके से ईरान के साथ खड़े होने को कहते हैं, लेकिन समझना तो है ना कि भारत का भी दर्द, ये जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म थोड़ी होता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता ईरान के प्रति जो घृणा, जो वैमनस्य का भाव रखे हुए देशवासियों, हमारा मूल मंत्र भारत का, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुनिए, ये सज्जन जो स्टूडियो में बैठकर इनक्रोच कर रहे हैं, इनको कहिएगा कि मैं जब तक बोलूं अपना मुंह बंद रखे। यहाँ लोग कह रहे हैं साहब मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहां तेल है, उसको तंग किया जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में तेल की वजह से सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन आते हैं, वहां के देशों को ध्वस्त कर देते हैं आप। वहां के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लास्ट में आतंकवाद बढ़ता है तो कहते हैं साहब ये सारे मुसलमान देखिए ये आतंकवादी हैं। इस युद्ध के अंदर सारे बिजनेसमैन अमेरिका के ट्रंप के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका का नागरिक नहीं चाहता इस युद्ध को, वो खिलाफ है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। जितने प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए उस चीज को। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। आज सवाल है कि हम तो लड़ रहे हैं, हम इंपीरियलिस्ट पावर से लड़ रहे हैं, हम तो नहीं पीछे हटेंगे, लेकिन अब तो आप अपने लोगों को सामने कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ह्यूमन श्रृंखला बनाइए पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द। क्यों भाई? उनमें से अनेकों ऐसे लोग होंगे जिनकी मर्जी नहीं होगी। दूसरी तरफ अरे भाई उस ईरान की बात कर रहे हैं ना आप, जो सिविलाइजेशनली कहां पर था, जहां की पोएट्री, जहां की भाषा, जहां का तरीका, सब कुछ बिल्कुल अलग था। वो कह रहे हैं आज आपकी पहचान क्या है? हुती, हमास, हिजबुल्ला। इस पहचान पे आप कौन सा मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे? नहीं, देखिए अंजना जी, ईरान आज भी अपनी सभ्यता के साथ खड़ा है और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इतिहास रचे हैं। और ईरान आज भी अपने उन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर लड़ रहा है, अपने उसूलों को बचाने के लिए, अपने सिद्धांत को बचाने के लिए, शाबाश, और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, जिस तरह वो कई सौ साल से या कई हजार साल से लड़ता रहा है। हमने ईरान अरे को काहे लड़ते रहना है? क्यों लड़ते रहना है? क्यों दुश्मन बनाने हैं? क्यों? अपनी गैरत को बचाया जाए, अपनी इज्जत को बचाया जाए, अपनी संप्रभुता को बचाया जाए और अपनी उस हमीयत और खुददारी को बचाया जाए जिसके लिए ईरान लड़ रहा है। मैं समझता हूं वो लोग जो ईरान को सरेंडर की बात कर रहे हैं, वो लोग जो ईरान से बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान को सरेंडर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं उनके पास अपनी कोई इज्जत नहीं है, अपना कोई वकार नहीं है, अपनी कोई खुददारी नहीं है। गजब बेइज्जती है। अपने घर जाना है। अगर मैं गलत हूं तो मैं करेक्ट होने को तैयार हूं। शारजा में कौन सा अमेरिकन एयरबेस है? शारजा में क्यों हमला किया गया है? क्योंकि अभी तक जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, अबू धाबी में अमेरिकन एयरबेस जरूर है। शारजा के लोगों पर क्यों? शारजा में क्यों? देखिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं खान साहब को यह कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी को झुकाने की बात कि वो अपने तमाम उसूलों से ईरान के ऊपर, आपको मैं बता दूं 47 साल से पाबंदी है। आप जिस ईरान की बात कर रहे हैं कि वो लड़ने में लगे हुए हैं और अपनी तरक्की नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिका और दुनिया की बड़ी पाबंदियों के बावजूद वो रैंक हासिल की है। आज नैनो टेक्नोलॉजी देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखिए, उनकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को देखेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास ग्राउंड की कोई रिपोर्ट नहीं है ईरान से। सही पकड़े हैं। अबे दुबे जी, क्या ये स्टैंड नहीं है कि भारत बहुत कॉशियसली दोनों ही तरफ से चल रहा है? आप लोग एक तरफा तरीके से ईरान के साथ खड़े होने को कहते हैं, लेकिन समझना तो है ना कि भारत का भी दर्द, ये जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म थोड़ी होता है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से हमारी दिक्कत क्या है? सिर्फ एक लश्कर, जैश, जितने आतंकी संगठन है उनको वो पालता है। ईरान भी अगर इसी तरह से फिलिस्तीन की वजह से आतंकी संगठनों को पालता है तो फिर हमें तो कॉशियसली रहना चाहिए ना, दोनों ही तरफ, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो। 30 मिनट की आपकी डिबेट ने पूरा परिदृश्य साफ कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर आक्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता ईरान के प्रति जो घृणा, जो वैमनस्य का भाव रखे हुए देशवासियों, हमारा मूल मंत्र भारत का, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या बात, ये बात है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। और मैं भारत के लोगों से आग्रह करता हूं, यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया ईरान ने
कि महाशक्तियां हथियार से नहीं हौसलों से परास्त की जाती है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने प्राणों को आहूत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर उसकी भूभागी अस्मिता पर, उसकी सार्वभौमिकता पर, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर अगर आक्रमण हो तो उसको देखिए, सुनिए, ये सज्जन जो स्टूडियो में बैठकर इनक्रोच कर रहे हैं, इनको कहिएगा कि मैं जब तक बोलूं अपना मुंह बंद रखे। मैं आगाह करना चाहता हूं, जो नेतृत्व की बातें कर रहे थे, हमारा भारत का नेतृत्व रैलियों में दिखाई दे रहा है। भारत को क्या नुकसान हो रहा है, भारत के नागरिकों? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारा 90% क्रूड ऑयल का जो नीड है उसकी इंपोर्ट पर्शियन गल्फ से होती है। $1 पर बैरल का बढ़ने का अर्थ है 15,000 करोड़ रुपए साल का नुकसान। 2 लाख करोड़ रुपए साल का हमको नुकसान हुआ है। हमारे गैस में आपको चौंकाने वाला डेटा देता हूं, जो हमारी एलपीजी की सप्लाई पर फर्क पड़ा, 9% ईडेबल ऑयल का कंजम्पशन हमारा कम हो गया। यह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ने अभी रिपोर्ट जारी की कि मार्च के मंथ में भारत वंशियों ने, गरीब लोगों ने खाने का तेल अर्थात खाना कम खाया है। ऑटो रिक्शा वाले, मजदूर, आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट पे सिर्फ बड़े लोग जाते हैं? मुझे एक ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि हर तीसरे दिन दाल ले रहा हूं रोटी के साथ, मिर्ची के साथ खाना खा रहा हूं, क्योंकि वो कहता है एलपीजी की वजह से मैंने दाल के भाव 2 गुना कर दिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऑफिशियली एज अ नेशन, देखिए, ये अगर आप इजराइल की एट्रोसिटीज 48 से लेकर के आज तक देखेंगी, 7 अक्टूबर जो हुआ, सबने कंडेम किया हमास को। लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें इजराइल करता आया, कोई कंडेम नहीं करता। एक टेरर स्टेट के रूप में आप बिहेव करते हैं, मोसाद को यूज करते हैं, अपनी आर्मी को यूज करते हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से आप दबाते हैं पैलेस्टीन के लोगों को। तो और ईरान खड़ा हुआ। ईरान इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। ये सऊदी अरब वाले बिक गए, इन सबके अमेरिकन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट है। यहां लोग कह रहे हैं साहब मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहां तेल है, उसको तंग किया जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में तेल की वजह से सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन आते हैं, वहां के देशों को ध्वस्त कर देते हैं आप। वहां के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लास्ट में आतंकवाद बढ़ता है तो कहते हैं साहब ये सारे मुसलमान, देखिए ये आतंकवादी हैं। वह क्या सीन है? ये हो रहा है। ठीक है, सुधांशु जी उनकी बात का जवाब दीजिए। और अगर तेल का खेल नहीं है तो क्या है? क्योंकि तेल की बात तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कर ही रहे हैं। जब सारे के सारे ये खाड़ी देश घुटनों पर टिके हुए अमेरिका के सामने, अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? तो ईरान सामने खड़ा है सीना तान के। देखिए, वामपंथी विक्षिप्तता का प्रमाण यदि देखना हो तो विवेक श्रीवास्तव जी की अविवेकपूर्ण बातों में देखिए। ये शख्स कह रहे हैं कि 1948 के बाद अपना नक्शा इजराइल ने बदल लिया। मेरे भाई, भारत के नक्शे का क्या हुआ बोलो? तिब्बत थी भारत की सीमा, चीन ने हड़प लिया तिब्बत, उस पर वामपंथी चुप। अक्साई चीन भारत का हड़प लिया, इजराइल को छोड़ो, वामपंथी चुप। पीओके पाकिस्तान ने हड़प लिया। 48 के बाद तो हमारी कितनी जमीन हड़पी गई। और ये वो पार्टी है जिसमें विभाजन हुआ 1964 में इस बात पे कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा ये कह रहा था कि अगर चीन ने भारत पे आक्रमण किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब भारत भी वामपंथी हो जाएगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी में कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने 62 के युद्ध में अपना खून दिया भारत के सैनिकों के लिए। मैं दर्शकों से कहता हूं, कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। इनका रोम रोम भारत विरोधी है, इनका कण कण भारत विरोधी है, इसीलिए भारत के कष्ट पर कुछ नहीं बोलते। और फिलिस्तीन की बात करते हो मेरे भाई, तो अगर ईरान कह रहा है 6000 साल पुरानी सभ्यता, तो 6000 साल पहले वो जमीन किसकी थी? फिलिस्तीन की या इजराइल की? बोलो मेरे भाई। मोसेस मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जूडिया इन 10th century BC, जो 10 कमांडमेंट्स में भी है, मूवी में भी देखा होगा और रियल में भी है, जो कहता है ना समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था। वैसे दूसरे धर्मों में समुद्र रास्ता छोड़ता है, मगर वहां पर किसी ने नहीं ये सवाल उठाया कि वो अंधविश्वास है फलाना ढिमाका। हमारे यहां समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा था, हमारे यहां तो पुल बना के जाना पड़ा था, फिर भी हमको वो बताया जाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, डिस्कशन इजराइल पे था, सुधांशु जी ने सारी बातों को डाइवर्ट कर दिया। हम कह रहे थे कि आप इजराइल को कंडेम करिए, आप उसे भी टेररिस्ट स्टेट बोलिए, उसने जो अट्रॉसिटीज करी उनके बारे में बोलिए। ये डाइवर्ट हो गए, ये आ गए भारत के ऊपर। अब जब हम पैलेस्टीन और इजराइल डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड स्टिक टू दैट पॉइंट। दूसरी बात, एक जूइश लॉबी है जो अमेरिका चला रही है, भारत की बात नहीं कर रहे। ट्रंप एक फेस है, सारा अल्कोहल लॉबी, गन लॉबी,
एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी जो पिछले 60-70 सालों से इजराइल को समर्थन दे रही है। कई बार तो लगता है जैसे इजराइल अमेरिका रन कर रहा है, एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वो जो कहते हैं अमेरिका फॉलो करता है। इस युद्ध के अंदर सारे बिजनेसमैन अमेरिका के ट्रंप के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और अमेरिका का नागरिक नहीं चाहता इस युद्ध को, वो खिलाफ है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। जितने प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए उस चीज को, हमारे देश के लोगों ने भी पैसा दिया, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कह देना कि मुसलमान एक फैनेटिक होकर के ईरान के नाम पे, क्योंकि वो मुसलमान देश है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बहुत से लोग हैं, यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं जो गई, और हमारे प्रधानमंत्री ने जल्दी से छोटा सा रिस्पॉन्स, जल्दी से फैज खान साहब आ रही हूं, दुआ दुबे जी जल्दी 3 मैं तो सर्वप्रथम यही बात कहना चाहूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान, मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री मोहम्मद इस्माइल खान, दादाजी का नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान, मेरी माँ का नाम है कौसर सुरैया बेगम, और मेरे नाना का नाम है मौलाना इनायत फैजी, जिनके नाम से मेरा नाम फैज है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है।